शुक्रवार को उपचुनाव के सिलसिले में ली गई पत्रकार वार्ता में विजयवर्गीय ने नाथ से लेकर राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। राहुल गांधी पर कहा कि वह गलत बयानबाजी करके सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि वह राम मंदिर दर्शन करने जाएं। राम मंदिर में दर्शन करने से उनके पाप धुल जाएंगे। मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर विजयवर्गीय ने कहा, ऐसा पहली बार हो रहा है जब मध्य प्रदेश में एक साथ 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव कमलनाथ के अहंकार और जनता से की गई गद्दारी के कारण हो रहे हैं। वहीं बातों बातों में विधायक सज्जन सिंह वर्मा को इशारों इशारों में पागल और बच्चा भी बता दिया। नेताओं के पार्टियों को छोड़ पकड़ करने के सवाल पर विजयवर्गीय ने कहा कि जिनमें खुददारी थी वे कांग्रेस छोड़ भाजपा में आ गए। अभी और कांग्रेस विधायकों के टूटने के सवाल पर भाजपा नेता बोले कि युवाओं को कांग्रेस में भविष्य नहीं दिख रहा, वे मोदी एक्सप्रेस में सवार हो रहे हैं। हम चाहते तो पहले ही सरकार गिरा सकते थे, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के कहने पर हमने ऐसा नहीं किया। वहीं प्रदेश की कमलनाथ सरकार के गिरने का जिम्मेदार खुद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताया। विजयवर्गीय ने कहा कि मैं दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को अभी से राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के पीले चावल देता हूं। वे राम के दर्शन करें और अपने पापों का प्रायश्चित करें। वहीं सज्जन वर्मा द्वारा खुद की तुलना रावण से किए जाने के सवाल पर विजयवर्गीय ने कहा कि हमारी दुकान में लिखा हुआ है कि 3 तरह के लोगों पर दया करनी चाहिए, बच्चे, बूढ़े और पागल। और हम सब के नेता श्री कैलाश विजयवर्गीय जी आपसे रूबरू होंगे। पहले तो अपनी बात कहेंगे, फिर आप से आग्रह के एक एक करके एक बार में एक प्रश्न करें। कोई दो कर ले तो मैं दो कर लूं एक साथ। एक ले लो सर। करेगा इससे साउंड आ जाएगा। ओह सॉरी, माफ करना विजय। मित्रों, मैं क्षमा चाहता हूं, थोड़ा सा आने में विलंब हुआ। कुछ जरूरी जानकारी मुझे दिल्ली हेडक्वार्टर को भिजवाना थी, वो 11 बजे के पहले भिजवाना थी, इसलिए मैं आने में विलंब हुआ। क्षमा चाहता हूं। परसों पाकिस्तान की संसद में मंत्री ने, इमरान खान जी के मंत्री ने एक बयान दिया कि पुलवामा की घटना हमारे कौम की सफलता है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस के नेता ने जब पुलवामा की घटना हुई थी तब कहा था इसकी गंभीर जांच होना चाहिए, यह एक षड्यंत्र है। और निश्चित रूप से उनके इस बयान को पाकिस्तान के अखबारों ने फ्रंट पेज लीड दी थी, वो वहां हीरो की तरह दिखाए गए थे। अभी अभी बिहार चुनाव के दौरान तेजस्वी जी और राहुल जी एक ही मंच पर उन्होंने बयान दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी जवाब दे कि चीन की सेना 1200 किलोमीटर अंदर कैसे आ गई। यदि हम सामान्य भूगोल जानते हो तो 1200 किलोमीटर सेना अगर आ जाती तो दिल्ली के आसपास आ जाती। एक ऐसी राजनीतिक दल जो कि देश का सबसे पुराना दल है, जो ये दावा करता है कि देश को स्वतंत्रता हमने दिलाई, उसके नेता अगर इस प्रकार की बयानबाजी करे जिससे देश की सेना का मनोबल गिरे। यदि चाइना की सेना अंदर घुस गई तो ये प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमला नहीं है, ये देश की सेना का मनोबल गिराने वाला बयान है। मैं सिर्फ कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी से राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, विचारधारा का अंतर हो सकता है, पर कांग्रेस के ये बयान क्या देश के हित में है? क्या देश की सेना का मनोबल नहीं गिरा रहे हैं?
एक ऐतिहासिक निर्णय देश की लोकसभा के अंदर हुआ धारा 370 हटाने। और ये कोई दूरी छुपे नहीं हुआ। जिस समय धारा 370 लगाई गई थी उस वक्त तत्कालीन भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया था। न सिर्फ विरोध किया था, देश भर की जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर की जेल भर दी थी। न सिर्फ जेल भरी थी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संदिग्ध परिस्थिति में वहां पर मौत हो गई थी। देश की एकता और अखंडता के लिए किसी भी राजनीतिक दल का ये पहला बलिदान है। और तब से लेकर आज तक धारा 370 हटना चाहिए, ये हमने हमेशा कहा है। पर एक अवसर मिला, धारा 370 हटी और आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराने के लिए डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को यात्रा निकालनी पड़ी थी। आज तिरंगा आराम से फहराया जा रहा है। इस देश में तिरंगे की आन बान शान के लिए जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तब से हजारों नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उस तिरंगे को फहराने के लिए जम्मू कश्मीर में फोर्स के साथ जाना पड़ता था, मिलिट्री के साथ जाना पड़ता था, तब आप तिरंगा फहराते थे। आज एक नेता ने ये कह दिया कि मैं तिरंगे को हाथ नहीं लगाऊंगी। उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने न सिर्फ विरोध किया, तिरंगा हाथ में लेकर वो श्रीनगर की गलियों में घूमे। इस देश के वातावरण को बदलने में भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह की कितनी बड़ी भूमिका ये आप समझ सकते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिन्होंने जब जो कहा वो करके दिखाया। आप सब जानते हैं कि जब हम नारे लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, दिग्विजय सिंह जी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब तो भूमि पूजन भी हो गया और 3 साल बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। तो अभी से कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और पूरी कांग्रेस को पीले चावल दे देता हूं कि आए और वहां पर राम मंदिर का दर्शन करें और अपने जो पाप हुए हैं उनसे उसके लिए क्षमा मांगे, जिससे अगला जीवन का उनका कल्याणकारी हो जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी राजनीति की, देश हित की राजनीति की, और कांग्रेस ने पता नहीं जो वर्तमान नेतृत्व जिस प्रकार की राजनीति कर रहा है वह पाकिस्तान में हीरो बन जाए, चाइना में हीरो बन जाए, फ्रंट पेज लीड में, पर अपने देश में जीरो। और इसलिए एक बहुत गंभीर प्रश्न है मेरा कि कांग्रेस इस देश का विकास चाहती है, विनाश चाहती है। कांग्रेस के नेता इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं या हमारे पड़ोसी, हमारे विरोधी देशों के पक्ष में खड़े होना चाहते हैं। चिदम्बरम जी ने कह दिया कि धारा 370 लगाएंगे, शशि थरूर जी ने कह दिया कि नहीं, धारा 370 हटना इस देश का दुर्भाग्य है। और इसलिए देश की जनता को निर्णय लेने का अधिकार है कि कांग्रेस देश को किस दिशा में ले जा रही है और भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में ले जा रही है। मुझे कहते हुए फख्र है, मुझे गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक जितने भी निर्णय लिए हैं देश हित, चाहे कूटनीति निर्णय, आज हमें कहते हुए गर्व है कि यदि हमारे खिलाफ कोई देश खड़ा होता है तो भारत के समर्थन में बहुत सारे ऐसे देश, ताकतवर देश, जिन्होंने कहा कि भारत के लिए हम संघर्ष करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो हम अपने भारत के समर्थन में सेना भी भेजेंगे।
ये हमारी बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है। प्रधानमंत्री, मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है कि जब देश के प्रधानमंत्री दुनिया में कहीं भी जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं, वहां के नौजवान मोदी मोदी नारे लगाते हैं। आज मोदी जी सिर्फ हमारे ही देश के युवाओं के आदर्श नहीं है, दुनिया के देशों के युवाओं के आदर्श हैं। उनके सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल से आप पता लगा सकते हैं, दुनिया के नौजवान आज उनके समर्थन में बात कर रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि मोदी जी आज सिर्फ हमारे देश के नेता नहीं, विश्व के नेता बन गए। और इसीलिए अभी बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। हमें वहां की जनता जवाब देगी कि कांग्रेस जिम्मेदार दल है कि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार दल है। चुनाव परिणाम से स्पष्ट होगा। मैं बंगाल का प्रभारी हूं, आप सब जानते हैं। बंगाल में लगातार हत्याओं का दौर जारी है। पिछले नवरात्रि के दौरान ही 5 हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई और एक तो इतना विपद दृश्य है कि शायद सुनकर आपको भी लगेगा कि बंगाल में संवेदना है कि नहीं सरकार के पास। सिर्फ मैं बताता हूं, एक हमारा कार्यकर्ता है कि 13 तारीख को हत्या हुई, पुलिस कस्टडी। 15 तारीख को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर लाश उनके परिवार को सौंपने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि भाई कैसे डेथ हुई ये तो बताओ, फिर से पोस्टमार्टम कराओ। प्रशासन ने मना कर दिया, वो हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने कहा कि तत्काल पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत करें। राज्य सरकार डबल बेंच में गई। डबल बेंच ने कहा कि एक बार फिर से सिंगल बेंच इसको सुने। सिंगल बेंच ने फिर राज्य सरकार को आदेश दिए कि आप इसका पोस्टमार्टम करिए। आज तारीख तक 21 तारीख को आदेश में, आज तारीख तक राज्य सरकार ने पोस्टमार्टम नहीं किया। 13 तारीख से लेकर अभी तक उसकी लाश मर्चरी में पड़ी हुई है। हाईकोर्ट के आदेश की भी बंगाल सरकार चिंता नहीं करती। ये बंगाल की परिस्थिति, इस परिस्थिति को लेकर भी काफी बंगाल में आक्रोश है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूंगा मैं, क्योंकि आपके मैं बहुत साफ कह रहा हूं। मैंने अपने बात की शुरुआत में कहा कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व भी कॉम्पिटेंट नहीं है, वो प्रदेश का नेतृत्व भी कॉम्पिटेंट नहीं है। जो लोग नई उम्र के, उन्हें अपना भविष्य कांग्रेस में दिखाई नहीं देता। और ऐसे बहुत सारे नए लोग जो कांग्रेस में परंपरागत तरीके से पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण वो हमारे संपर्क में, बहुत सारे लोग संपर्क में। और इसलिए कांग्रेस, जैसे मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेस शून्य देश हो जाएगा, मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता कि कांग्रेस मुक्त देश हो जाए। अभी विधायक आने वाले बीजेपी पहले लगातार, और उसके ऊपर भी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी में हम लोग जब काम करते हैं तो हार जीत को हम बड़े खिलाड़ी भावना से लगते हैं। और इसलिए ऐसा कोई इज्जत वाला प्रश्न नहीं, पर हाँ, नीति और अनीति के बीच में अंतर करने का प्रयास में एक अवसर मिलता है मतदान। एक मिनट, जरूरी क्वेश्चन कैलाश जी। बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि वे बीजेपी में तो है, लेकिन बीजेपी के जो नेता उनकी पुरानी मनमुटाव है। उन्होंने सोसाइटी का पैसा सोसाइटी को खाली कर दिया, राज्य के खजाने से पैसा खर्च नहीं किया। और एक उसका किसानों का ही पैसा सोसाइटी में जमा है, वो छाती जमा, सोसाइटी खत्म हो जाती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई कि सोसाइटी को संभाल लेंगे, अदरवाइज सोसाइटियां खत्म हो जाती है। उत्तम जी ने कल बयान दिया कि ये 22 विधायक जिन्हों ने इस्तीफा दिया था, ये राष्ट्रपति नहीं। ठीक है भाई, थैंक यू। क्या देश के हित में है, क्या देश की सेना का मनोबल नहीं गिरा रहे? एक ऐतिहासिक निर्णय देश की लोकसभा के अंदर हुआ, धारा 370 हटाने। और ये कोई दूरी छुपे नहीं हुआ। जिस समय धारा 370 लगाई गई थी, उस वक्त तत्कालीन भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया था।
न सिर्फ विरोध किया था, देश भर के जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर की जेल भर दी थी। न सिर्फ जेल भरी थी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संदिग्ध परिस्थिति में वहां पर मौत हो गई थी। देश की एकता और अखंडता के लिए किसी भी राजनीतिक दल का ये पहला बलिदान है। और तब से लेकर आज तक धारा 370 हटना चाहिए, ये हमने हमेशा कहा है। पर एक अवसर मिला, धारा 370 हटी और आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराने के लिए डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी को यात्रा निकालनी पड़ी थी। आज तिरंगा आराम से फहराया जा रहा है। इस देश में तिरंगे की आन बान शान के लिए जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब से हजारों नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उस तिरंगे को फहराने के लिए जम्मू कश्मीर में फोर्स के साथ जाना पड़ता था, मिलिट्री के साथ जाना पड़ता था, तब आप तिरंगा फहराते थे। आज एक नेता ने ये कह दिया कि मैं तिरंगे को हाथ नहीं लगाऊंगी। उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने न सिर्फ विरोध किया, तिरंगा हाथ में लेकर वो श्रीनगर की गलियों में घूमे। इस देश के वातावरण को बदलने में भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह की कितनी बड़ी भूमिका ये आप समझ सकते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिन्होंने जब जो कहा वो करके दिखाया। आप सब जानते हैं कि जब हम नारे लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, दिग्विजय सिंह जी कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब तो भूमि पूजन भी हो गया और 3 साल बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। तभी से कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी और पूरी कांग्रेस को पीले चावल दे देना। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा के चुनाव है। आप सब जानते हैं कि एक बयान मैंने दिया था जिसकी काफी चर्चा हुई थी कि यदि दिल्ली इशारा करेगी तो हम सरकार गिरा सकते हैं, क्योंकि उस वक्त से ही कांग्रेस में आक्रोश कमलनाथ जी के खिलाफ प्रारंभ हो गया। जो लोग नाराज थे उन लोगों ने हमसे संपर्क भी किया। तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा कि नहीं, अभी सरकार बनी है, हमें इस सरकार को काम करने देना चाहिए और प्रजातंत्र का सम्मान करना चाहिए। अभी सरकार यदि कमलनाथ जी की बदली, इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भूमिका नहीं। सिंधिया जी का अपमान, उनके मान सम्मान में ठेस पहुंचाने के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और कांग्रेस छोड़ने के बाद वो हमारे दल के साथ था। पर कमलनाथ जी की हर सभा में प्रजातंत्र खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है। तो किसके कारण खतरे में? आप आपके विधायकों को संभाल नहीं पाए, आपके नेताओं को संभाल नहीं पाए। आप कुर्सी प्राप्त करने के बाद इतने अहंकार में डूब गए कि अपने बराबरी के नेता का फोन नहीं ले और फिर अहंकार में इतना कहते कि जाओ उतर जाओ सड़क पर। जब अहंकार में आप इतने डूबे कि आपको कोई चिंता नहीं, और ऐसे समय में यदि आपके दल का कोई नेता और कुछ विधायक मोदी एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ जाए जो कि देश के विकास में लगी, ये उपचुनाव यदि हुए हैं कमलनाथ जी, तो सिर्फ अगर एक लाइन में मैं उत्तर दूं तो कमलनाथ जी आपके अहंकार और जनता के साथ की गई गद्दारी के कारण। आप गद्दार किसको कह रहे हैं? जो खुददार थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। आप तो मुख्यमंत्री बनके मुख्यमंत्री निवास में बैठ गए और जो जनता के बीच में जाते थे उन्हें किसान पकड़ते थे, जिनसे कहा था कि 2 लाख रुपए
कर्ज माफ करेंगे। वो नौजवान पकड़ते थे जिन्होंने कहा था कुछ करने की जरूरत नहीं है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने कि आपके खाते में 4,000 रुपये पहुंच जाएंगे। मेरे यहाँ दूध बांटने वाला व्यक्ति, मैंने पूछा वोट किसको दिया? बोले कांग्रेस को। जिस साल से हमारे यहाँ दूध देता है वोट कांग्रेस को दे रहा है। अरे साहब 5 रुपए लीटर बोनस मिलेगा। मेरे यहाँ 200 लीटर दूध रोज होता है। समर्थन में बात करो, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि मोदी जी आज सिर्फ हमारे देश के नेता नहीं, विश्व के नेता बन गए। और इसीलिए अभी बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे, हमें वहां की जनता जवाब देगी कि कांग्रेस जिम्मेदार दल है कि भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार दल है। चुनाव परिणाम से स्पष्ट होगा। मैं बंगाल का प्रभारी हूं, आप सब जानते हैं। बंगाल में लगातार हत्याओं का दौर जारी है। पिछले नवरात्रि के दौरान ही 5 हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। और एक तो इतना विपद दृश्य है कि शायद सुनकर आपको भी लगेगा कि बंगाल में संवेदना है कि नहीं सरकार के पास। सिर्फ मैं बताता हूं, एक हमारा कार्यकर्ता है, उसकी 13 तारीख को हत्या हुई पुलिस कस्टडी। 15 तारीख को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर लाश उनके परिवार को सौंपने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि भाई कैसे डेथ हुई ये तो बताओ, फिर से पोस्टमार्टम कराओ। प्रशासन ने मना कर दिया, वो हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने कहा कि तत्काल पोस्टमार्टम करके रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत करें। राज्य सरकार डबल बेंच में, डबल बेंच ने कहा कि एक बार फिर से सिंगल बेंच इसको सुने। सिंगल बेंच ने फिर राज्य सरकार को आदेश दिए कि आप इसका पोस्टमार्टम करिए। आज तारीख तक 21 तारीख को आदेश में, आज तारीख तक राज्य सरकार ने पोस्टमार्टम नहीं किया। 13 तारीख से लेकर अभी तक उसकी लाश मर्चरी में पड़ी हुई है। हाईकोर्ट के आदेश की भी बंगाल सरकार चिंता नहीं करती। ये बंगाल की परिस्थिति, इस परिस्थिति को लेकर भी काफी बंगाल में आक्रोश है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूंगा मैं। तो गले चावल दे देता हूं कि आए और वहां पर राम मंदिर का दर्शन करें और अपने जो पाप हुए हैं उनसे उसके लिए क्षमा मांगे, जिससे अगला जीवन का उनका कल्याणकारी हो जाएगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी राजनीति की, देश हित की राजनीति की, और कांग्रेस ने पता नहीं जो वर्तमान नेतृत्व जिस प्रकार की राजनीति कर रहा है वह पाकिस्तान में हीरो बन जाए, चाइना में हीरो बन जाए, फ्रंट पेज लीड में, पर अपने देश में जीरो। और इसलिए एक बहुत गंभीर प्रश्न है मेरा कि कांग्रेस इस देश का विकास चाहती है, विनाश चाहती है। कांग्रेस के नेता इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं या हमारे पड़ोसी, हमारे विरोधी देशों के पक्ष में खड़े होना चाहते हैं। चिदम्बरम जी ने कह दिया कि धारा 370 लगाएंगे। शशि थरूर जी ने कह दिया कि नहीं, धारा 370 हटना इस देश का दुर्भाग्य है। और इसलिए देश की जनता को निर्णय लेने का अधिकार है कि कांग्रेस देश को किस दिशा में ले जा रही है और भारतीय जनता पार्टी किस दिशा में ले जा रही है। मुझे कहते हुए फक्र है, मुझे गर्व है कि देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक जितने भी निर्णय लिए हैं देश हित, चाहे कूटनीति निर्णय, आज हमें कहते हुए गर्व है कि यदि हमारे खिलाफ कोई देश खड़ा होता है तो भारत के समर्थन में बहुत सारे ऐसे देश, ताकतवर देश, जिन्होंने कहा कि भारत के लिए हम संघर्ष करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो हम अपने भारत के समर्थन में सेना भी भेजेंगे। ये हमारी बहुत बड़ी सफलता है प्रधानमंत्री।
मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है कि जब देश के प्रधानमंत्री दुनिया में कहीं भी जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं, वहां के नौजवान मोदी मोदी नारे लगाते हैं। आज मोदी जी सिर्फ हमारे ही देश के युवाओं के आदर्श नहीं है, दुनिया के देशों के युवाओं के आदर्श हैं। उनके सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल से आप पता लगा सकते हैं, दुनिया के नौजवान आज उनके समर्थन में। मेरा तो मोहब्बत वाला ही रहा। आपने जो पहला प्रश्न किया है कि निश्चित रूप से केंद्र में सरकार हमारी है और कल ही महामहिम राज्यपाल ने गृह मंत्री जी को रिपोर्ट सौंपी। गृह मंत्री जी ने भी एक टीवी चैनल के साक्षात्कार में इस बात को स्वीकार किया कि बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, पर हमारा प्रजातंत्र पे विश्वास है। हम चुनी हुई सरकार के खिलाफ संवैधानिक तरीके से ही कार्रवाई करेंगे। तो कभी भी केंद्र सरकार का बहुत अपने मंशा बता दी, हम कोई भी बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। हम चुनी हुई सरकार को पर्याप्त अवसर देंगे। मुझे लगता है कि हमें समय का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि महामहिम राज्यपाल जी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वहां पर बिना राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पर नौकरशाही का राजनीतिकरण हो गया था। वहां तक तो ठीक है, पर अब नौकरशाही का अपराधीकरण भी हो गया। अभी पिछले दिनों हमारे एक बहुत ही दमदार कार्यकर्ता मनीष शुक्ला को जिस तरीके से मारा गया, मुझे जानकारी मिली है, मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, और जो मुझे जानकारी मिली है कि बांग्लादेश से शूटर लाकर वो थाने के सामने, रोड के इस पार थाना है और इस स्थान पर आकर 10 जनों के बीच में एक व्यक्ति कार्बाइन से मारा। थाने के सामने कोई भी अपराधी इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कर सकता कि कार्बाइन लेकर आ जाए और मार दे। और एक हमारे कार्यालय मत में, सब कार्यालय था छोटा सा, कार्यालय पे आके तो वहां बहुत दुस्साहस हो रहा है और सब अपराधी भी पुलिस की नजर में। अभी तक अपराधी पकड़े नहीं गए। पुलिस कुछ भी सलीम जावेद की तरह कुछ भी कहानी बनाकर किसी को भी कर सकती है। मैंने तो यहाँ तक सुना था कि उस मर्डर में मुझे फंसाने की कोशिश भी की जा रही है, कहानी ये भी बन रही है, क्योंकि अर्जुन सिंह जी जो सांसद हैं वो उनके साथ घटना के 15 मिनट पहले तक थे, और 15 मिनट बाद वो अलग हुए और मेरे घर आ रहे थे, क्योंकि मेरी और उनकी फोन पे वार्तालाप थी। तो वार्तालाप शायद उनके पास कुछ होगी, तो मुझे भी इन्वॉल्व करने की, मतलब मेरे ऊपर 15-20 तो केस है, कोई सा भी केस लग सकता है, कभी भी लग सकता है। सर, इसी से जुड़ा प्रश्न है, क्या पश्चिम बंगाल जानबूझकर आपको भेजा गया है कि आपको परेशान किया जा सके वहाँ? कि मुझे बंगाल जैसे कठिन प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन खड़ा करने का मौका मुझे पार्टी के नेताओं ने दिया, मुझ पर विश्वास व्यक्त किया कि मैं कर सकता हूँ ये, और मुझे लगता है कि मुझे कुछ अर्थ तक सफलता भी प्राप्त हुई। उस सफलता में मैं श्रेय लेना चाहता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, जिनका समय समय पर मार्गदर्शन मिलता है, बंगाल में हम एक अच्छा संगठन खड़ा करने में सफल हुए, और मैं दावे से कह रहा हूँ कि वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये तो विधवा हो गया ना सर? सर बेटा ही मुझसे कहता है कि किसे कोई पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री महिला को आइटम बोलता है, और उसके बाद फिर अहंकार देखो। उनके नेता ने कहा कि ऐसे शब्दों से मेरा कोई वास्ता नहीं, और क्षमा भी नहीं मांगता भाई। ये अहंकार है वे कुर्सी से हटने के बाद। तो लोकाचार, लोक मर्यादा, ये भी वर्तमान प्रदेश के कांग्रेस नेतृत्व ने समाप्त की, और इसकी सजा प्रदेश की जनता देगी। मैं
पूरे प्रदेश में घूम कर आया। पहले दोनों में मैंने मालवा निमाड़ की विधानसभाएं देखी, दूसरे दोनों में मैं चंबल ग्वालियर गया, फिर से अभी मालवा निमाड़ होकर आ रहा हूं। मैं दावे से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 28 के 28 सीट अगर जीत गई तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में एक हवा चल रही है विकास की। पूरे प्रदेश में एक हवा चल रही है कि किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने फिर से। पूरे प्रदेश में एक हवा चल रही है कि इस प्रदेश को धंधेबाज लोगों से बचाया जाए। और इसलिए पूरे 28 में, आप सब जानते हैं 40 साल से राजनीति करते हैं, किसी भी प्रदेश में 28 विधानसभा के उपचुनाव कभी भी नहीं हुए, मेरी जानकारी के अनुसार। 2, 4, 5, 7, 8 विधानसभा के चुनाव होते हैं और ये 28 विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, उस समय के तत्कालीन वायुसेना चीफ ने भी कहा था कि हमने फॉरवर्ड फोर्स डिस्ट्रॉय करने की तैयारी करें। क्या तैयारियां थी सरकार? देखिए, इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना मेरा ख्याल है उचित भी नहीं है। और इतना जरूर कह सकता हूं कि कांग्रेस ने ही अपनी गलतियां, अपना दुस्साहस, अपना षड्यंत्र उनके ही नेताओं ने पार्लियामेंट में उठाया। मैं पाकिस्तान के ही पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ कि भारत की तैयारी की बात मेरे जैसा अन्ना साहब में एकदम बताना प्रमाणिक नहीं। तैयारी थी, ये भारत ने भी कहा है और ये पाकिस्तान ने स्वीकार है। अभी मिला मैंने क्या हुआ रे, तो बोले कमलनाथ जी के खिलाफ गांव गांव में प्रचार करने जा रहा हूं, कसम है गौ माता की, बोले कोई भी कांग्रेस को वोट मत देना। ये प्रदेश में वातावरण किसने खड़ा किया? आप प्रजातंत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं। आपने जनतंत्र का अपमान किया है। जो वादा किया, एक वादा पूरा नहीं किया। यदि प्रजातंत्र की हत्या अगर किसी ने की है तो आपने की। मित्रों, में आप सब जानते हैं, मैंने सार्वजनिक जीवन में मैं 75 से 75 से मैं सार्वजनिक जीवन में काम कर रहा हूँ। 74 से संघ विद्यार्थी परिषद, फिर 83 में पार्षद बना, 90 में विधायक बना, मंत्री बना, मैं महापौर के रूप में आपने मुझे काम करते हुए देखा। और मेरा सौभाग्य है कि मैं जब पहली बार विधानसभा में चुनकर गया तो बहुत बीच विधानसभा, बड़े बड़े लोग विधानसभा में, सामने अर्जुन सिंह जी बैठते थे, श्यामाचरण शुक्ला जी बैठते थे, मोतीलाल वोरा जी बैठते थे, कृष्णपाल सिंह जी बैठते थे, राजेंद्र शुक्ला जी बैठते थे, हमारे यहाँ पटवा जी थे, लाल जोशी जी थे। तो बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में मैं विधानसभा का सदस्य रहा। मैंने लोक व्यवहार देखा, लोक आचरण देखा, शब्दों की मर्यादा देखी और बहुत तीखा भाषण मैंने पटवा जी का सुना। बहुत तीखा भाषण मैंने सरकार के खिलाफ अर्जुन सिंह जी का सुना विधानसभा के अंदर। पर शब्दों की मर्यादा थी, ऑर्नामेंटल शब्द होते थे। दुर्भाग्य से अब जो शब्दों की दरिद्रता हमने देखी, बुराई नहीं। और 75 साल की उम्र के बाद वैसे भी नींद कम आती है, तो आदमी सपने ही देखता है, और अच्छे सपने देखे तो बहुत अच्छी बात है, लोग तो बुरे सपने भी देखते हैं। जी, इसके लिए कमलनाथ जी का अहंकार जिम्मेदार है, दिग्विजय सिंह जी की अपने ही दल वालों के साथ राजनीतिक चतुराई जिम्मेदार है।
कभी कभी चतुराई भी महंगी पड़ जाती है। तो कांग्रेस को ये महंगी पड़ गई। इस चुनाव में तो हारेंगे ही, पर जिस प्रकार पहले लगातार 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश में सेवा की, उसी प्रकार आने वाले 15-20 साल तक कांग्रेस पर कोई विश्वास करने वाला नहीं। राहुल जी जितना कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, उससे ज्यादा कमलनाथ जी आपने और आपके भाई दिग्विजय सिंह जी ने इस प्रदेश के लिए किया है, कांग्रेस को समाप्त करने के। इतना ही मुझे कहना था। आप लोग आपने तो बात का एक कागज आपने देखा होगा कि बचपन में मेरी दुकान पर मेरे पिताजी ने लगाया। 3 बातों का हमेशा ध्यान रखिए, समय, मौत और ग्राहक। इसी उसमें एक लाइन और थी, 3 पर हमेशा दया करो, पागल, बूढ़े और बच्चे, तीनों दया के पात्र। बोला मेरे को मुख्य बड़ा लगता है। सज्जन वर्मा जी लगातार नहीं, देखिए वहां पर सीधी लड़ाई टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। तीसरा दल वहां पर कांग्रेस और सीपीएम का अलायंस हो गया, मतलब ऑलमोस्ट हो गया। उससे हमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक विचारधारा का वोट बैंक वहां पर एक खड़ा हो गया, पहली बात। दूसरी बात, आपने फेस की बात कही है। साधारणतः भारतीय जनता पार्टी ने उन राज्यों में जहां हमारी सरकारें नहीं रही, वहां कोई फेस हमने रखा है। जहां सरकारें नहीं, जैसे पिछला चुनाव अगर आप देखें तो लंबे समय तक उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी, तो हमने कोई फेस नहीं। हरियाणा का बेंच चार्ज था, तो हमने वहां पर कोई फेस नहीं दिया। उत्तराखंड में हम लगातार हारे, तो वहां हमने कोई फेस नहीं दिया। और उसी प्रकार पश्चिम बंगाल में भी फेस हमारी भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, हमारे फेस। जी आपने कहा कि जवाब तो मैं दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी, और हमारे कार्यकर्ताओं का कमिटमेंट विचारधारा के ऊपर रहता है, व्यक्ति के ऊपर नहीं रहता। हमें जब बचपन में जब संस्कार दिए तो इस प्रकार के दिए, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। ये हमने हमारे संस्कार है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, ये अपने आप में एक सम्मान है। यदि मुझसे कहे कि मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूं और उमेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, तो बड़ा कौन है? तो उमेश बड़ा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना ही अपने में बहुत बड़ी बात है। और हम लोग एक राजनीतिक दल नहीं। पटवारी जी ने बड़ा अच्छा शब्द का सृजन किया था, पार्टी विथ डिफरेंस। हम एक परिवार है, और परिवार के सदस्य में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी बैठे, हर कार्यकर्ता पूरा हो। अच्छा नहीं लगता मुझे, पर इस पे कमलनाथ जी जरूर पूछना। कांग्रेस का पतझड़ कांग्रेस का पतझड़ का, और आपकी सलाह में प्रदेश के टिप्पणी पे आपने कहा कि राहुल गांधी जी के कहने पे भी कमलनाथ जी ने अहंकार कि हम आपस में सब लोग बैठे हुए हैं, हमारे बैठने को कोई कुछ भी कह सकता है कि यार बाबू सिंह जी मुझसे सीनियर है, मुझे अंगली पकड़ के चलना सिखाया, और देखो बाबू सिंह जी बगल में बैठे हुए हैं और कैलाश जी पत्रकार परिषद कर रहे हैं। देखिए भाई, ये भारतीय जनता पार्टी में हमारे यहाँ सबको अवसर देते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि जो
भारतीय जनता पार्टी को समझता है तो साधारणतया ऐसे प्रश्न नहीं करता है, क्योंकि ये बात सही है कि सिंधिया जी लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, पर आप उनके परिवार की पृष्ठभूमि देखें तो हिंदू महासभा, फिर कांग्रेस, फिर भारतीय जनता पार्टी, एक पुराना संबंध भारतीय जनता पार्टी से परिवार में, उनकी बुआ जी, दो बुआ, तो एक मुझे नहीं लगता कि सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी में समरस होने में कोई ज्यादा समय लगेगा। तो इसका एक उदाहरण बता, आप सब जानते हैं कि मेरे और सिंधिया जी की क्या संबंध है, पर मेरी अनुपस्थिति में भी वो घर गए और बच्चों के साथ बैठे और मेरा परिवार बहुत प्रसन्न हुआ। मैं बहुत आवश्यक मीटिंग में मुझे भोपाल जाना था, तो मैंने फोन किया उनको कि आप घर तो आ रहे हैं पर मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता बंगाल बुला रखे हैं और मैं नहीं जाऊंगा तो जरा ठीक नहीं होगा, क्योंकि बंगाल बड़ा लंबा प्रदेश है, बहुत ऐसा लंबा भौगोलिक स्थिति, तो 1000 किलोमीटर दूर से कार्यकर्ता, दार्जिलिंग 1000 किलोमीटर, सिलीगुड़ी 900 किलोमीटर, तो ऐसा मैंने कहा कि मेरा नहीं जाने से थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि